सुप्रभात बच्चों। कल मैं रस के संदर्भ में आपको कुछ जानकारियाँ दी थी। इससे पूर्व भी मैंने रस के संबंध में जानकारियाँ दी थी। तो मोटा मोटी जितनी जानकारियाँ चाहिए आपको अभी फ़िलहाल, उतनी जानकारियाँ मैंने आपको दे दिया। अब आगे के क्लास में जाइएगा तो इसके डीप में आप उतरिएगा, डीपली पढ़ाई आपकी होगी। और कल मैंने कह दिया था आपको कि कल मैं आपको समास पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? समास। तो समास पहले जान लीजिए, समास कहते किसे हैं। समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। संधि और समास में बहुत कम अंतर है। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जबकि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया एक अलग पद हो गया, मार मारने वाला एक अलग पद हो गया। दोनों को जब हम संयुक्त करते हैं तो ये हो गया चिड़ी मार। चिड़ी मार एक सामासिक शब्द है, ठीक है। चिड़ी मार क्या है? एक सामासिक शब्द है। उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता को अगर हम अलग अलग करें तो राष्ट्र और पिता दो अलग अलग पद हो जाते हैं। राष्ट्र अलग हो गया, पिता अलग हो गया, लेकिन इस दोनों को जब हम मिला देते हैं तो राष्ट्रपिता हो जाता है। यह भी एक सामासिक शब्द है। राजपूत, राज का मतलब होता है राजा, पूत का मतलब होता है बेटा, लड़का। तो राजा के लड़के को हम राजपूत कहते हैं। दोनों का अपना अलग अलग पद हो गए, दोनों के अलग अलग पद हो गए। अब स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, स्नान गृह हो गया, स्नान अलग हो गया, गृह अलग हो गया। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। उसका हम कुछ ज्वलंत उदाहरण भी आपके समक्ष रखे हैं। अभी जितने भी शब्द बोले हैं सारे शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दो पद हैं।
तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है, माने मिलने से, दो पद या दो से अधिक पद को मिलने से जो एक अलग पद बनता है, उसको हम समास कहते हैं। देखिए, ऐसे समास के तो कई भेद हैं, लेकिन मोटा मोटी समझिए कि समास को 4 भाग में ही बांटा गया है। समझ गए? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, तत्पुरुष हो गया, दूसरा हो गया बहुव्रीहि हो गया, तीसरा हो गया तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व हो गया। तीसरा हो गया द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तीसरा हो गया द्वंद्व और 4 में हो गया अव्ययी भाव। ये 4 हो गया। तत्पुरुष, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास। ये 4 समास ही होते हैं मूलतः, लेकिन आप ज़्यादा समास पढ़ लेते हैं तो आप कहिएगा कि हम तो बहुत समास पढ़े हैं, इसमें सर आप 4 ही समास पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, ये 4 समास जो होते हैं द्विगु और कर्मधारय इसी से निकला है। द्विगु और कर्मधारय, इसी दोनों को मिला करके आदमी कहते हैं क्या, समास 6 होते हैं, लेकिन मूलतः समास 4 ही होते हैं। एक में तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव, ये जो 4 समास होते हैं, तो तत्पुरुष समास से ही द्विगु समास निकला है, उसकी उत्पत्ति हुई है, और तत्पुरुष से ही कर्मधारय की भी उत्पत्ति हुई है। तो देख लीजिए, संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय समास जो होता है को उसको अलग अलग समास के भेद माना जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि समास के 6 भेद हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये संस्कृत में इसका प्रचलन है, हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है। हिंदी में मात्र यही 4 ही होते हैं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास, यही 4 समास होते हैं। इसी तत्पुरुष से द्विगु और कर्मधारय की उत्पत्ति हुई,
ठीक है। तो अब आइए, हमको तो पढ़ना है सब के बारे में ना, 6 समास के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा भी है अलूक समास, तो नए समास है कि नहीं, और भी भांति भांति के समास हैं। लेकिन आपको ये 6 समास पर ज़्यादा फोकस करना है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास तत् में जो भी चीज आता है तो उसका पूर्व पद जो है विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे युद्ध क्षेत्र, पहले तो आप ये समझिए कि यह एक सामासिक शब्द है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि युद्ध एक अलग पद है और क्षेत्र एक अलग पद है। दोनों पदों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो युद्ध क्षेत्र बना। अब जितने भी समास आपके समक्ष आएंगे उसमें आपको ये निर्णय करना होगा कि यह समासिक शब्द जो है तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है या कि द्वंद्व है या कि अव्यय भाव है, द्विगु है या कर्मधारय है। तो इसके कुछ खास नियम हैं, इसके कुछ खास नियम हैं और इस नियम को जानना जरूरी है। जब नियम जानिएगा तभी आप समासिक शब्द को का चयन सही से कीजिएगा कि यह तत्पुरुष है या कर्मधारय है या बहुव्रीहि है या द्विगु है या द्वंद्व है, ठीक ना। तो तत्पुरुष समास का परिभाषा है कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। जैसे ये पूर्व पद हुआ, युद्ध क्या हुआ, पूर्व पद हुआ, और ये क्षेत्र क्या हुआ, उत्तर पद हुआ, है ना। तो ये हो गया विशेषण। क्या हुआ, विशेषण। और क्षेत्र क्या हो गया, विशेष्य। ये क्षेत्र हो गया विशेष्य, जिस चीज की विशेषता बताई जाती है। क्षेत्र तो बहुत होता है लेकिन स्पेशल यह युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, बैटल फील्ड है, तो युद्ध हो गया यहाँ विशेषण और क्षेत्र हो गया विशेष्य। और जब हम एक साथ करते हैं पूर्व पद गौण हो जाता है, उत्तर पद प्रधान हो जाता है। क्षेत्र किसका, क्षेत्र किस चीज का, धान का खेत या सब्जी का क्षेत्र, खेत नहीं, ये सब का नहीं, युद्ध का मैदान, युद्ध का क्षेत्र, तो ये प्रधान है, विशेष प्रधान है। क्षेत्र प्रधान हो गया युद्ध का। तो इसमें कहा जाता है तत्पुरुष समास वैसा समास होता है जिसके पूर्व पद विशेषण होते हैं जो गौण हो जाते हैं, उत्तर पद
विशेष्य होते हैं जो प्रधान हो जाते हैं। तो इसको मोटा मोटी ऐसे भी आप कह सकते हैं, वैसा समासिक शब्द जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद जब ये प्रधान हो गया तो पूर्व पद प्रधान नहीं हो, क्योंकि अगर पूर्व पद भी प्रधान होता तो ये बल दे करके तो नहीं ना कहा जाता कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं समास में, तो पूर्व पद का कहीं से कोई उसका ये नहीं होगा प्रधानता, उत्तर पद जो है वही प्रधान होगा। तो युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र कौन समास हो गया? तत्पुरुष। ऐसा भी कहिए कि जब इसका हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो विश्लेषण करेंगे, दो पद जो हुआ ना, दोनों पदों को जो हम अलग अलग करेंगे तो कारक की विभक्ति आनी चाहिए। ने को से के लिए से का में है कारक की विभक्ति है, तो कारक की विभक्ति में ने और हे को छोड़ दीजिए, सबसे शुरू वाले को और सबसे लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। बाद बाकी जो उसकी विभक्ति चिन्ह है वो चिन्ह से अगर ये संबोधित हो रहा है तो समझिए तत्पुरुष समास है। युद्ध क्षेत्र का मतलब युद्ध का क्षेत्र, तो का की के आ गया, या युद्ध के लिए क्षेत्र, तो का या के लिए, ये दोनों जो है तो कारक की विभक्ति है। जिसमें कारक की विभक्ति लगी हुई हो वो आपका तत्पुरुष समास होगा, निश्चित होगा, इसको कोई नहीं काट सकता। तो तीन परिभाषा मैं आपको बतला दिया तत्पुरुष समास का। पहला परिभाषा ये बतलाए कि पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो वैसे समासिक शब्द को आप पहचान लीजिए कि तत्पुरुष समास। दूसरा परिभाषा हम बताए कि वैसा समासिक शब्द जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तीसरा जो है, ये समझने के लिए, ये विशेष रूप से मैं बच्चों को समझाने के लिए ये ट्रिक देता हूँ। ये मेरा ट्रिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लिखित रूप में उसकी परिभाषा नहीं मिलेगी, लेकिन यह एकदम ध्रुव सत्य है कि जब उसको हम विग्रह करते हैं तो बीच में कारक की विभक्ति ने और एक को छोड़ करके कारक की विभक्ति का झलक आ जाता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोग समझ गए होइएगा तत्पुरुष समास। जैसे राजपूत, राजपूत जो हुआ एक समासिक शब्द हुआ, क्योंकि ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, तो दो पदों के मेल से बने पद को, तो दो पद इसमें मिल रहा है और इसके मेल मतलब इसको संधि का तो मिल गया, एक तरह से जुट गया, तो इससे बना राजपूत, तो यह समासिक शब्द है। पहला पद क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। दूसरा पद विशेष्य हो जाएगा। तो राजा यहाँ विशेषण हो गया, पुत्र हो गया विशेष्य, ये गौण हो गया और ये प्रधान हो गया। यहाँ पर पुत्र की प्रधानता दी जा रही है, यह किताबी परिभाषा हुआ।
और मैं जो तुम्हें बतलाया हूँ कि बीच में काकी के में पर ये सब आएगा। तो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। राजा का जो पुत्र होता है उस वही राजपुत्र कहलाने का अधिकारी है, उसी को हक है। अब जो भिखारी का पुत्र होगा उसको तो तुम राजपुत्र नहीं कह सकते, नहीं, भिखारी के पुत्र को राजपुत्र तो नहीं कह सकते हो ना। तो राजा का जो पुत्र होगा उसी को राजपुत्र कह सकते हैं। तो राजा यहाँ विशेषण हो गया और पुत्र विशेष्य हो गया। पुत्र किसका? राजा का। राजा विशेषण और ये पुत्र विशेष्य हो गया। समझ गया? तो अब तो आपको तत्पुरुष समास को पहचानने में शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखिए, अब इसको बोलिए, बताइए। राजकन्या, ये कौन समास है? ये भी तत्पुरुष समास है। अब जैसे चिड़ीमार, ये कौन समास है? ये भी तत्पुरुष समास है। चिड़ी का मतलब चिड़िया, मार का मतलब मारने वाला। दो पद है इसमें, चिड़ी एक पद है, मार एक पद है, दोनों को मिला दिए चिड़ी मार हो गया। चिड़ी मार जो है तो तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, क्योंकि चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार कहलाता है। जो चिड़िया को नहीं मारता है उसको हम चिड़ी मार नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं? जो चिड़िया को मारता है उसी को हम चिड़ी मार कहेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अब जैसे देखिए गंगा जल, तो गंगा जल जो है इसमें गंगा विशेषण हो गया, किसी अन्य नदियों का जल नहीं, गंगा का ही जल चाहिए। विशेषता किसकी है? गंगा की। और विशेष क्या है? गंगा की क्या? गंगा की क्या? तो गंगा की जल, गंगा की जल, गंगा जल। तो ये हो गया तत्पुरुष समास, ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद विशेषण हो और वह गौण हो जाए, उत्तर पद विशेष्य हो और वह प्रधान हो जाए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। शायद समझ गए होइएगा आप लोग भली भांति। अब मैं दूसरे समास में चलता हूँ। ठीक है, अब दूसरा समास मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।